आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं रिकवरी ऑफ टैक्स। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड का, जिसमें ये कहा गया है कि जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है नोटिस ऑफ डिमांड में, उसको 30 दिन के अंदर अंदर हमें पे करना होगा। जिस दिन से वो नोटिस हमें मिला है उस दिन के 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें वो अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद ये कहते हैं इसी पॉइंट में कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा रीज़न है कि जो ये 30 डेज़ का पीरियड है, अगर वो पूरा पीरियड ये देता है असेसी को अमाउंट पे करने के लिए, तो वो नुकसानदायक होगा रिवेन्यू के। तो असेसिंग ऑफिसर ये डायरेक्ट कर सकता है कि जो सम स्पेसिफाई किया गया है नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर, उसको पे किया जाना चाहिए इवन अर्लियर देन 30 डेज़, 30 डेज से पहले भी। तो वो डेज़ को कम भी कर सकता है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमने एसएससी के सामने ऐसा नोटिस ऑफ डिमांड दिया और एसएससी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में एक अपील दायर कर दी उस डिमांड के अगेंस्ट में, तो उस डिमांड को हम वैलिड ही मानेंगे जब तक कि उस डिमांड का डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता लास्ट अपीलेंट अथॉरिटी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का। इसमें कहा गया है कि जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है नोटिस ऑफ डिमांड में, अगर वो पे नहीं किया जाता विद इन द पीरियड, जो उस नोटिस के अंदर पीरियड दिया गया है या तो 30 डेज़ का या उससे कम दिनों का, अगर उसके अंदर अंदर वो एसएससी जो है उस अमाउंट को पे नहीं करता, तो वो एसएससी लायबल होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए। इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, पर ईयर नहीं है, ये पर मंथ है 1% की रेट से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहते हैं कि अगर एसएससी जो है एक एप्लीकेशन देता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक्सटेंड कर सकता है पेमेंट के टाइम को। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो अमाउंट डिमांड किया गया है नोटिस के अंदर, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है अपील के अंदर, तो जो इंटरेस्ट है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा, और जो अगर एक्सेस इंटरेस्ट निकलता है अगर, तो उसको हम रिफ़ंड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि अगर अमाउंट डिमांडेड जो है नोटिस में वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो एसएससी भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपील में अमाउंट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी कम होगा, और अपील के अंदर जो अपील करी थी उसके अंदर अगर हमारा अमाउंट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है एसएससी पर ऑन फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और इट्स पेमेंट, मतलब टीडीएस उसने नहीं काटा इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है अंडर सेक्शन 201 सब सेक्शन 1A, और या फिर ऑन द फेलियर टू कलेक्ट द टैक्स और इट्स पेमेंट, अगर टैक्स कलेक्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 206C सब सेक्शन 7 किसी भी पीरियड के लिए, तब उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 220 सब सेक्शन 2। और ये सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड वाला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 220 सब सेक्शन 1। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है वो है वेवर ऑफ इंटरेस्ट का। इसमें मतलब क्या है कि इंटरेस्ट से छूट दी जाती है। अब जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर है, वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या छूट दे सकते हैं अगर एसएससी एप्लीकेशन देता है अंडर सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 के अंदर, और वो सेटिस्फाई होते हैं जो हमने अभी आपको अथॉरिटीज़ बताई हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर की, अगर वो सेटिस्फाई करता है इन चीज़ों को एसएससी, क्या क्या पॉइंट है वो हमारे ये 3 पॉइंट हैं। में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ सच अमाउंट हैज़ बीन कोज्ड और वुड बी कोज्ड जेन्युइन हार्डशिप टू द एसएससी। जो पेमेंट है उस अमाउंट की वो कोज कर सकती थी या कोज करेगी जेन्युइन हार्डशिप, मतलब एसएससी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती अगर एसएससी उस अमाउंट की पेमेंट कर देता, इसलिए एसएससी ने पेमेंट नहीं करी। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ है पेमेंट करने में उस अमाउंट का, वो इन सर्कमस्टांसेस में हुआ है जो बियॉन्ड द कंट्रोल थी, एसएससी के कंट्रोल में नहीं थी। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि जो एसएससी है उसने इंक्वायरी के प्रोसीजर में पूरा कॉर्पोरेशन दिखाया है, अपना पूरा सहयोग दिया है इंक्वायरी में।
ये 3 हमारी कंडीशंस हैं। अगर असेसी इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको उसके इंटरेस्ट को वेव किया जा सकता है या रिड्यूस भी किया जा सकता है। लेकिन जो एक्सेप्ट करना है उस एप्लीकेशन को या रिजेक्ट करना है, इसका जो ऑर्डर होगा फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इन फुल और पार्ट, लेकिन असेसी को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सुनवाई की। उसके बाद जो भी हमारा ऑर्डर होगा वो विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड, जिस महीने में जिस टाइम पर वो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी हमें उसके 12 महीनों के अंदर अंदर हमें ऑर्डर देना होगा। ये इसकी एक टाइम लिमिट है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट का या पेनल्टी फॉर द टैक्स इन डिफ़ॉल्ट। इसका सेक्शन जो है वो है सेक्शन 221। यदि जो अमाउंट है टैक्स का वो विद इन टाइम पे नहीं किया जाता तो हम असेसी को ऐसा मान लेते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट में है, और अगर असेसी डिफ़ॉल्ट में होता है तो वो लायबल होता है पे करने के लिए बाय द वे ऑफ पेनल्टी। अब जो अमाउंट होगा पेनल्टी का वो जो भी असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट करेगा उतना अमाउंट होगा, और अगर असेसी कंटिन्यू करता है अपने डिफ़ॉल्ट को तो टाइम टू टाइम जो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर देगा जो डायरेक्ट करेगा उसी अमाउंट को हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये आती है कि जो पेनल्टी है वो टैक्स के अरियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना आपने टैक्स नहीं दिया, जितना डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उतनी ही आपकी पेनल्टी होगी, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। यदि असेसी प्रूव कर देता है असेसिंग ऑफिसर को ये कि जो डिफ़ॉल्ट था वो गुड और सफिशिएंट रीज़न की वजह से था तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी।